हेलो गाइस। इस वीडियो में बेसिकली हम यूएसएसआर से कैसे रशिया फेडरेशन बना, मतलब रशियन फेडरेशन के इतिहास पढ़ेंगे और यूएसएसआर जो इतना बड़ा सुपर पावर था वो कैसे कोलैप्स कर गया। इस पूरे वीडियो में हम वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम पूरा का पूरा फैक्ट्स इसमें अच्छे से आपको मतलब बताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होगा, क्योंकि 10 मिनट के वीडियो में आपका रशियन इतिहास कवर हो जाए मतलब बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया है जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और जो आपको पता होना चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें मैंने इनकॉर्पोरेट करने का पूरा ट्राई किया। ठीक है। सोवियत जो कि लेनिन ने स्टार्ट किया था, लेनिन ने स्टार्ट किया, स्टालिन ने उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद आज का डेट जो पुतिन ने कैसे संभाला है रशियन एम्पायर को, रशियन फेडरेशन को। बेसिकली वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। रशियन एम्पायर जो बोला जाता है तो बोला जाता है वो सोवियत से पहले का एम्पायर। सोवियत बोला जाता है कोल्ड वॉर से पहले का पीरियड को, कोल्ड वॉर से पहले को जो था यूएसएसआर उसको बोला जाता है सोवियत। और रशियन फेडरेशन बोला जाता है जो पुतिन के टाइम अभी जो चल रहा है, मतलब 1990 के बाद जो चल रहा है उसको रशियन फेडरेशन बोला जाता है। रशियन एम्पायर में जार था। सोवियत संघ जो यूएसएसआर है उसका फाउंडर था आपका लेनिन। उसके बाद स्टालिन ने उसको बहुत मजबूत किया और आपका फिर आया था रशियन फेडरेशन जिसके अभी प्रेसिडेंट है आपके पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन साहब। स्टार्ट किसने किया था? लेनिन का नाम, मतलब लेनिन की बर्थ डेट सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसने एक सुपर पावर को बनाया है। मतलब बहुत बड़ी बात है सुपर पावर को बनाना। तो इसका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1870 में जन्म हुआ था इनका। इनकी मृत्यु हुई थी 21 जनवरी 1924। इनको वो हैमरेज, ब्रेन हैमरेज हो गया था, उस चक्कर में इनकी मृत्यु हो गई थी। पूरे स्टेट फ्यूनरल मनाया गया था। मतलब सच में फाउंडर है तो भाई ऐसा हो गई। बट इनका भी इतिहास है, ये कैसे आए थे, ये पावर में कैसे आए, इन्हें जार को कैसे हटाया। तो जार को हटाने के लिए, रशियन एम्पायर को ओवरथ्रो करने के लिए, जार को ओवरथ्रो करने के लिए रिवॉल्यूशन उठे थे। रिवॉल्यूशन रशियन के इतिहास में रिवॉल्यूशन की बहुत बड़ी बात है। मतलब रशियन अगर कुछ पढ़े तो रिवॉल्यूशन में उसमें जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। तो रेवोल्यूशन हुआ था। दो रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है आपका फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, एक होता है अक्टूबर रेवोल्यूशन। दोनों 1917 में होते हैं। उन्हीं दोनों रेवोल्यूशन ने जार को उखाड़ फेंका रशियन एम्पायर से और अपना एक गवर्नमेंट बना दी। सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं, वो बन गई थी। ठीक है। तो इसमें से दो, फरवरी और आपका अक्टूबर वाला जो है, अक्टूबर वाला जो रिवॉल्यूशन को जो लीड कर रहे थे वो थे आपके लेनिन भाई साहब। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन अक्टूबर वाले रिवॉल्यूशन 1917 वाले को लीड कर रहे थे, जिसको बोला जाता है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। उससे पहले जो फरवरी वाला रिवॉल्यूशन था वो बस जार को ओवरथ्रो करने के लिए किया गया था। ठीक है, उसके फरवरी वाले रिवॉल्यूशन और अक्टूबर वाले रिवॉल्यूशन दोनों के थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं दोनों में भी। उसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा, पढ़ लीजिए अगर आपको कोई ज़्यादा रुचि है तो, वरना ओवरऑल तो मैं यहाँ बता ही दूंगा। ठीक है, ये मैंने बताया ऑलरेडी कि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन बोला जाता है अक्टूबर का फेमस रेवोल्यूशन, उसी का बेसिकली नींव रखा गया था सोवियत संघ का। यूएसएसआर का नींव इसी रेवोल्यूशन के ऊपर रखा गया था। और फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ने मेन काम क्या किया था? फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ने जार को उखाड़ फेंका था रशियन एम्पायर से। ठीक है, तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ये था और रशियन रिवॉल्यूशन। बेसिकली ये पूरा दोनों रिवॉल्यूशन को कंबाइन करके अगर आप रीजंस जानना चाहते हैं और इसके कॉजेज क्या क्या थे, तो एक आपने ब्लडी संडे करके नाम सुना होगा। ब्लडी संडे कहाँ पर है? वो 1917 रिवॉल्यूशन का पार्ट है? जी नहीं, वो 1917 रिवॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, वो 1905 रिवॉल्यूशन का पार्ट है। जैसे हमारे इंडिया में नेशनल मूवमेंट्स बहुत हुए हैं, ये आपको पता है। एनसीएम हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, फिर सीडीबी हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स हुआ। उसके बाद क्या आता है? क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। उसके बाद भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद जाके हमारा ये जो आज की डेट में नेशन है ये बना था। ठीक है, तो हमने एक डायरेक्शन धीरे धीरे, आप देखिए पहले हम स्वराज की बात कर रहे थे, फिर पूर्ण स्वराज की बात कर रहे, फिर हमने इंडिपेंडेंस की बात की। तो वो एक डायरेक्शन जब फ्रेमवर्क हुआ था, बहुत सारे रिवोल्यूशन पे टिका हुआ था। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट से हम आज़ादी मिल गई है। उसी तरीके से सिर्फ 1917 रिवोल्यूशन से कुछ नहीं हुआ है, उससे पहले कुछ होना चाहिए, बिल्डअप होना चाहिए। तो बिल्डअप 1905 और उससे पहले भी हो रहा था। तो 1905 का रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। उस टाइम संडे ब्लडी संडे कहा था, सब बहुत बुरी तरह से सप्रेस किया गया था, इसलिए उसका फेमस नाम है ब्लडी संडे। ठीक है, उसका एक कॉज था और जार बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेट था, वो तो पता ही है। कोई भी रेवोल्यूशन होता है तो वो क्यों होता है? ऑटोक्रेट के चक्कर में होता है। वो अपनी मनमानी करने लगेगा तो उसको उखाड़ फेंकेगी जनता। ये तो सही बात है, सब जानते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन को कहा गया है, जो कि लेनिन लीड कर रहा था, उन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन बेसिकली मैंने बताया जार को हटाने के लिए था। वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो चुका था और मतलब जार अपनी मनमानी कर रहा है, उसको मतलब ही नहीं है, उसके लोग मर रहे हैं। एक यहाँ पर ब्रेड का जो दाम आपने सुना होगा, इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरह से बढ़ जाता है। तो वर्ल्ड वॉर वन के चक्कर में जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और जार उनकी बात सुन भी नहीं रहा था। ठीक है, डूमा एंड मिलिट्री
टर्न अगेंस्ट द किंग। डूमा मतलब क्या होता है यहाँ पर? डूमा नाम याद रखना, डूमा और डाइट दो पार्लियामेंट है जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है। डूमा किसका पार्लियामेंट का नाम है? रशियन एम्पायर, रशियन का जो फेडरेशन है, या यूएसएसआर का जो फेडरेशन, यूएसएसआर जो था उसका जो वो था पार्लियामेंट, उसको बोला जाता है डूमा। और डाइट जापान वाले को बोला जाता है, ठीक है। तो डूमा और आपका जो मिलिट्री थी वो सारी किंग के अगेंस्ट चली गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा वो सुन ही नहीं रहा था। वो वर्ल्ड वॉर 1 से इतना हमें इम्पैक्ट आया था रशियन एम्पायर को और उसके सिटीजन को। अब रशिया का जो जार है भाई, वो तो मज़े में ही है, उसके पास तो खाने की कमी ही नहीं है, वो अपने मज़े में है, उसको मतलब ही नहीं था। तो इस चक्कर में लोगों ने गुस्से में उसको ओवरथ्रो कर दिया और सोवियत रीजनल काउंसिल वाज फॉर्म, ठीक है। और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में बेसिकली उन्होंने बोला कि ये लोग ने तो सब मिले हुए थे इसमें, बोल्शेविक वाले भी इसमें थे, लेकिन फिर बोल्शेविक ने अपना एक एंगल दिया, अपना एक कॉन्सेप्ट डाला कि भाई हमें कम्युनिस्ट बनना पड़ेगा, कम्युनिस्ट बनेंगे तभी हम अच्छे से अपने रशियन एम्पायर को, मतलब सोवियत संघ को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, यूएसए से भी आगे लेकर सकते हैं। तो इसने एक डायरेक्शन दिया था लेनिन ने, ठीक है, उसलिए बोला था इसको रशियन कम्युनिस्ट। तो ये बात याद रखिएगा, ये काम हुआ था। और इसमें दो इंपॉर्टेंट नाम है, लियोन ट्रॉस्टॉय और जोसेफ स्टालिन, ठीक है। जोसेफ स्टालिन जो बाद में आए थे वो इस टाइम भी थे, लेनिन के टाइम लेनिन के सपोर्टर थे वो, ठीक है। अब स्टालिन का बारे में थोड़ी कहानी जान लीजिए। स्टालिन मतलब ये भी, मतलब इनने सोवियत को एक अलग ही पहचान दे दी थी। स्टालिन अपने टाइप में भी एक बहुत बड़े डिक्टेटर है। आप देखेंगे कि जिसने बहुत लोगों को मारा है उसमें टॉप लिस्ट में, टॉप 10 में इनका भी नाम आएगा, स्टालिन का भी नाम आएगा टॉप 10 में, जितने बहुत सारे लोगों को मारा है, जनसंहार किया है। लेकिन फिर भी इनके बारे में बोला जाता है कि ये बहुत स्ट्रांग लीडर थे। क्यों बोले थे? क्योंकि इनने नाजी को रोक दिया था। आप सोचिए, इसने नाजी को रोक दिया था। स्टालिन से यूएसए डरता था, यूके डरता था, फ्रांस वाले डरते थे उससे, स्टालिन के टाइम से, स्टालिन का जो सोवियत था। तो जब जर्मनी वहाँ पर राइज़ कर रहा था, नाज़ी वहाँ पर राइज़ कर रहा था, अब जर्मनी क्यों, मतलब नाज़ी क्यों चिढ़े, नाज़ी ने वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट क्यों कर दिया, इसका रीज़न अगर आप ढूँढेंगे तो वर्ल्ड वॉर 1 में आपको रीज़न मिलेगा। वर्ल्ड वॉर 1 में नाज़ी को रुला दिया था, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था ना, तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जो ट्रीटी साइन की गई थी, उसमें बेसिकली इतनी शर्मनाक ट्रीटी, मतलब बेसिकली जर्मनी को सबके सामने बेसिकली नंगा कर दिया था, ऐसा नंगा दौड़ा रहे थे। इस टाइप की फीलिंग, मतलब ये जो फीलिंग, मतलब लिटरल सेंस में मत लीजिए, फीलिंग लीजिए कि इतना बुरा हो गया था जर्मनी के साथ कि वो रोज़ रोते थे, मतलब रात को सोने से पहले नींद नहीं आती थी उनको, इतना बुरा उस पे कंडीशंस लगा दी थी जर्मनी ने। उसका बदला हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो यूके जो, फ्रांस, ये सबको पता था कि जर्मनी को स्टार्टिंग में वो रोक भी इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि जर्मनी के साथ हमने बहुत गलत किया है, वो अभी रोकेंगे तो थोड़ा बैकफायर ना हो जाए। इस चक्कर में वो अपीस करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे। अल्टीमेटली जर्मनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और जर्मनी खुले में उनको लड़ने लगा। लेकिन फिर भी ये स्टालिन को वो जर्मनी को इतना सपोर्ट क्यों दे रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था कि जर्मनी तो उन्हें लग रहा था कि छोटा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन जो स्टालिन बैठा हुआ है सोवियत संघ में और इतनी बड़ी लैंड है उसके पास, वो तो उनकी, मतलब जर्मनी ने जब इतना बुरा हाल कर दिया, अगर स्टालिन अपने फॉर्म में आ जाता तो वो कितना बुरा हाल करता, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसा उनको लग रहा था, इसलिए उन्होंने जर्मनी को राइज़ करने दिया, नाज़ी को राइज़ करने दिया। सोचा कि एक बफर स्टेट बना रहेगा, स्टालिन ज़्यादा गुस्से में आएगा तो नाज़ी से लड़ेगा, अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। इस चक्कर में यूके और फ्रांस नहीं स्टॉप कर रहे थे नाज़ी को। ये बात याद रखिए, मतलब इनर से, मतलब अपने दिल से वो स्टॉप नहीं करना चाहते, थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन वो अपीस ज़्यादा कर रहे थे। एक तो उनको अपनी पश्चाताप जो होता है, उन्हें पता था कि भाई मैंने बहुत बुरा किया है, और दूसरा अगर इसको अभी रोक दिया तो फिर स्टालिन को कौन रोकेगा, अगर इसको जर्मनी को हमने रोक दिया तो। तो ये बात, मतलब एक अल्टरनेटिव की तरह जर्मनी को रशियन का अल्टरनेटिव की तरह यूज़ करना चाहते थे। तो ये बात याद होनी चाहिए। लेकिन स्टालिन ने इसकी, जो नाज़ी की, हिटलर की जो सबसे बड़ी गलती मानी जाती है वो यही मानी जाती है कि उसने दोनों फ्रंट पे खोल दिया। आपको पता होगा, अगर मैं, मतलब हिटलर का अगर इतिहास देखेंगे तो हिटलर ने पेरिस पे कब्जा कर लिया था। सोचिए, फ्रांस के पेरिस पे कब्जा कर लिया था। यूके की इतनी सारी शिप तोड़ दी थी कि क्या कहना। अब वहाँ पर, मतलब अपने वो अपने वेस्टर्न साइड जो नाज़ी था बहुत अच्छे से काम कर रहा था, बहुत सही चल रहा था। लेकिन उसकी गलती ये हो गई, उसने ईस्टर्न साइड भी फ्रंट खोल दिया। ईस्टर्न साइड कौन थे? आपके सोवियत बैठे हुए थे, स्टालिन एकदम वेट कर रहे थे कि क्या करना है, चलो आ जाओ, लड़ोगे मेरे से लड़ोगे, ठीक है आओ। तो स्टालिन वेट कर रहे थे और हिटलर ने यही गलती कर दी, दोनों फ्रंट खोल दिया, ईस्ट वेस्ट दोनों साइड। और भाई उसको ये नहीं पता था कि ये आपका ईस्ट साइड है, इतनी ठंड पड़ती है और ये यूरोप से, मतलब इतना ज़्यादा ठंड वाला ले रखा था और ठंडी हो भी चुकी थी उस टाइम। तो इस चक्कर में एक तो क्लाइमेट ने उसको मारा, नाज़ी को, और स्टालिन का फोर्स तो इतनी तगड़ी थी कि अच्छे से, मतलब हिटलर को उठा उठा के पटक दिया स्टालिन ने। और इस चक्कर में स्टालिन का जो स्टैचर था वो पूरे वर्ल्ड लेवल में बहुत बड़ा हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद लेनिन, स्टालिन दोनों हो गया। इन दोनों के इतिहास आपको पता होना चाहिए कि यूएसएसआर में क्या इनका कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद आता है बे ऑफ पिग्स करके एक, मतलब आप यूपीएससी का भी एक क्वेश्चन भी आया था, बे ऑफ पिग्स, वो किससे रिलेटेड है? तो वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से रिलेटेड है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, पहले अगर आपको पता है तो बताइए, यूएसएसआर के साइड कौन प्रेसिडेंट था और यूएसए के साइड कौन प्रेसिडेंट था। और बेसिकली इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ हो क्या रहा था। जो
कोल्ड वॉर का पीक पीरियड चल रहा था, ठीक है। कोल्ड वॉर का पीक पीरियड में क्या चल रहा था, मतलब बेसिकली ये हॉट वॉर नहीं था। कोल्ड वॉर क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट यूएसए और रशिया आपस में लड़ नहीं रहे थे, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर मिसाइल आ चुकी थी। दोनों अपना मतलब सोच रहे थे कि अगर लड़ेंगे तो बहुत वास्ट लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा। वो बेसिकली सांकेतिक रूप से हराना चाहते थे एक दूसरे को, जैसे कि उन्हें स्पेस मिशन स्टार्ट कर दिया, मैं पहले चांद पे गया, मैं पहले स्पेस पे गया, मेरी महिला पहले स्पेस पे गई, मेरी महिला पहले चांद पे गई, मैंने ये मिसाइल बना दिया, मैंने ये मिसाइल बना दिया, मेरे पास इतने न्यूक्लियर मिसाइल है। वो बेसिकली मतलब अंदर से ही हराना चाहते थे, उसको मोरली तोड़ना चाहते थे, एक दूसरे कंट्री को आइडियोलॉजिकली तोड़ना चाहते थे। इस चक्कर में कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर का पूरा यही बेसिस है, ठीक है। वो क्योंकि जानते थे अगर सामने सामने लड़ेंगे तो बहुत लोग मरेंगे, हम आइडियोलॉजिकली क्यों ना तोड़ दे, उसको पहले ही डरा दे, इतना डरा दे कि वो भाई ऐसे ही हार जाए। तो ये करने का प्लानिंग चल रही थी कोल्ड वॉर में। उस चक्कर में वहां पर सोवियत ने क्या किया, सोवियत ने एक मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल, क्यूबा कहाँ पर है ये आप देख लीजिए, मैक्सिको के नीचे। आप वर्ल्ड मैप खोलिए, गूगल मैप खोलिए, उसमें देखिए मैक्सिको के नीचे जस्ट है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे क्यूबा कंट्री है। बहामास आइलैंड बहुत फेमस आइलैंड है, इसके पास है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी वहां पर सरकार थी आपकी, कम्युनिस्ट सरकार थी, मतलब सोवियत ब्लॉक साइड वाली सरकार बनी हुई थी, कम्युनिस्ट सरकार। और यूएसए किसको बैक करता था, कैपिटलिस्ट सरकार को बैक करता था। तो यहां पर ये हो गया कि ऐसा यूएसएसआर को डर लगा, ऐसा मतलब ऐसे किताब में लिखा गया है, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे या किसी भी रेफरेंस बुक में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा जाए, वहां पर लिखा हुआ है स्ट्रेट अवे कि यूएसएसआर को ऐसा डर था, आक्रमण नहीं हुआ था, डर था कि यूएसए क्यूबन सरकार को ओवरथ्रो करके प्रो यूएस सरकार बैठाने वाली है। इस चक्कर में यूएसएसआर प्रो सोवियत सरकार को बचाने के लिए उसने अपना न्यूक्लियर आर्सनल वाला शिप यहाँ भेज दिया। रास्ते में थी शिप, यहाँ आने वाली थी, न्यूक्लियर केपेबल जो मिसाइल है वो यहाँ आने वाली थी क्यूबा में, एकदम मतलब रास्ते में निकल चुकी थी, ऑर्डर आ चुका था। इस चक्कर में यहाँ पर जो आपके यूएसए के प्रेसिडेंट है उनको मतलब इतना डर लगा कि भाई ये तो मेरे बगल में आ चुका है। आज की डेट में इतना डर नहीं होता अगर अभी का सिनेरियो होता, क्योंकि अभी हमारे पास सबमरीन है, इतनी सारी जगह से हम फायर कर सकते हैं, अब कहाँ कहाँ डरोगे। उस टाइम ऐसा था कि यूएसए कितना दूर है और सोवियत कितना दूर है, तो इतना दूर ट्रैवल करने वाली कोई मिसाइल नहीं थी उस टाइम, और थी भी तो बहुत कम, लिमिटेड थी। तो अगर पास में आ जाएगा तो ज़्यादा डर बढ़ जाता है, तो इसलिए उसने पास में भेजा भी था सोवियत ने, यही उसका भी डायरेक्शन था, मोरली वो डराना चाहता था। और यूएसए डरा भी, ऐसी बात नहीं यूएसए ने नहीं डरा, यूएसए डरा, यूएसए ने अपनी शिप भेज दी कि रोकने के लिए उसे, फिर बहुत फ़ोन कॉल हुए, डिप्लोमेटिक कॉल्स हुए, तब जाके ये जो क्यूबन क्राइसिस है इसको बेसिकली रिसॉल्व किया गया, ठीक है। और बे ऑफ पिग्स इसी से रिलेटेड है, मतलब वहाँ पर इसका बोला जाता है, ठीक है। और ये आदमी थे, कौन थे, सोवियत के जो एक और महान लीडर कह सकते हैं, महान लीडर कहें या लीडर कहें, जो भी कहें, इनने ही बेसिकली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में बोला था कि भाई हम तो बर्बाद कर देंगे, अगर हमारे फ्रेंडली कंट्री को आपने ओवरथ्रो करने की ट्राई भी किया तो हम बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो इनको बस ऐसा डर था, अभी हमला नहीं हुआ था, याद रखना, यूएसए ने हमला नहीं किया था क्यूबा पे, इनको ऐसा डर था कि हमला करने वाला है, ठीक है। निकिता करके नाम है इनका। और यूएसए के प्रेसिडेंट ये जो फोटो में है, ये अगर आप पहचान लें, नाम यहाँ पर लिखा होगा, आप पढ़ लीजिएगा, वैसे बता ही देता हूँ, कैनेडी नाम थे, ठीक है। कैनेडी भाई साहब थे, इनने बहुत रोकने का ट्राई किया और रोक भी लिया अल्टीमेटली, और ये विन था। और विन किसने, यूएसए का विन नहीं था, ना ही यूएसएसआर का विन था, ये विन था कि कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं करने दिया। समझिए बात को, कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, इस बात की ये विक्ट्री थी, ठीक है। ना ही सोवियत की विक्ट्री थी, ना ही यूएसएसआर की विक्ट्री थी। ये सारी चीजें ये उस टाइम के न्यूज़पेपर्स में छपे थे, मतलब बहुत बड़ा इशू था ये। उसके बाद आता है अब जो लीडर्स जिसको रिस्पॉन्सिबल लोग मानते हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स मानते हैं कि यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं सोवियत को तोड़ने में, सोवियत को रशिया बनाने में, इन्हीं लोगों का हाथ था। अब इनमें से ये आदमी है। आपको मैं पहले बता दूं कि सोवियत जब लेनिन और स्टालिन ने बनाया था सोवियत, वो बेसिकली पूरी की पूरी कम्युनिस्ट कंट्री थी। उसमें कोई प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं था ओनरशिप रखने का। सारा का सारा जो एग्रीकल्चर होता था वो भी मतलब सरकार करती थी। सरकार मतलब एक तो एग्रीकल्चर कर रही है सरकार, मुफ्त में खाना, जिसके पास खाना नहीं है वो मुफ्त में खाना दे रही है, सरकार सब चीज़ कर रही थी, सरकार का ही कंट्रोल था पूरी इकोनॉमी पे, ठीक है। और सरकार बेसिकली पेन से लेके पेपर बैग, स्कूल ड्रेस सब सरकार बनाती थी, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बनाती थी। इस चक्कर में इंसेंटिव नहीं मिलता था लोगों को कि हम क्यों मेहनत करें, जब भैया मैं सरकार फ्री में खाना दे रही है, मैं अगर मान लो काम नहीं करूंगा, मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट को सरकार फ्री में मुफ्त दे रही थी। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, मतलब ये समझ लीजिए सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, आपको काम करना आता है या नहीं आता है तब भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसा कंडीशन बना रखा था सोवियत के अंदर। और वो मॉडल दिया गया था किसके अगेंस्ट, कैपिटलिस्ट मॉडल के अगेंस्ट सोवियत मॉडल दिया गया था। और इसे बोला था कि इससे मतलब सारे लोग खुशी हैं, देखो सबको तो नौकरी मिल रही है, सब खुश हैं, सबको पैसा मिल रहा है, सबको खाना मिल रहा है, सबको सब्सिडी मिल रही है, सब चीज़ सब आराम से मजे में चल रहा है जिंदगी, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सबको सरकारी सेवा मुफ्त हो रही है। लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान होना ही था,
क्योंकि लोगों को इंसेंटिव नहीं मिलेगा अगर भाई आपको बोला ही नहीं जाएगा कि आप मेहनत कीजिए। मतलब पहले आप 5 रुपये कमा रहे तो हरदम 5 रुपये मिलेगा आपको, चाहे आप काम करो या मत करो, तो आप काम क्यों करोगे? सीधी बात है, लॉजिक यही है। जो सेल्फ इंसेंटिव होता है वही आपको नहीं मिल रहा था। इस चक्कर में सोवियत में आप क्या समझिए, देखिए प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही थी, ये समझिए आप, प्रोडक्टिविटी बढ़ ही नहीं रही थी क्योंकि लोग काम ही नहीं करना चाहते थे। खर्चा बढ़ रहा था सरकार का, लोगों के ऊपर खर्चा करे जा रही थी सरकार, खर्चा करे जा रही थी, लेकिन लोग उसको इन रिटर्न, मतलब रिटर्न में कुछ दे ही नहीं रहे थे। वो खेती कर ही नहीं रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। इस चक्कर में उनका खेती का शॉर्टेज हो गया, तो उनको फिर सरकार को अब पूरा सारे बच्चों को उसने अपने गोद ले रखा है, बेसिकली उनके बाप बन रखे हैं। सोवियत में यही था ना, कम्युनिस्ट में यही है कि बच्चों को सारे जितनी भी प्रजा है वो उनकी बेटे हैं, उनको उनके अपने, और वो पिताजी जैसा उनकी सेवा करेंगे। ठीक है, उन पिताजी जैसा जो कमा के लाते हैं वो सब दे देंगे बच्चों में, तो यही कर रहे थे वो। अब वहां पर लोग बच्चे खेती नहीं कर रहे, तो खेती अनाज लाना पड़ेगा ना, तो वो एक्सपोर्ट करवा के लाया जा रहा था, सॉरी इंपोर्ट करवा के लाया जा रहा था, मतलब बाहर से लाया जा रहा है अनाज, बाहर से सब चीज, सारी सुख सुविधा ला रही है, तो पैसा कहाँ बचेगा? तो खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और आपका जो ये था प्रोडक्टिविटी एकदम शून्य लेवल पे जा चुकी है। तो इस एकदम सोवियत इकोनॉमी था एकदम स्टैग्नेंट हो चुका था, रुक गई थी, बढ़ ही नहीं रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब करें क्या। तब आते हैं ये आपके एमजी भाई साहब, एमजी मिखाइल गोर्बाचेव। प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो देख लीजिएगा, गोर्बाचेव। मतलब इनने, ये बड़े विजडम वाले आदमी थे, ऐसा बोला जाता था कि बहुत बढ़िया थे। 1985 में ये बनते हैं उनके जनरल सेक्रेटरी, सोवियत यूनियन के, सोवियत संघ के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। और मिखाइल गोर्बाचेव, इनने क्या किया, इनने कहा कि भाई थोड़ा सा लिबरलाइज कर देते हैं ना, मतलब जो इंडिया ने 1990 में किया वो इसने 1985 में करना स्टार्ट कर दिया कि लिबरलाइज कर देते हैं, अपनी इकोनॉमी खोल देते हैं, लोगों को बाहर का भी ऑप्शन देते हैं कि ये सब कर सकते हैं भाई आप, बढ़िया है। तो इनका एक पिज़्ज़ा खाते हुए पोस्टर भी उस टाइम बहुत वायरल हुआ था, तो मैं सोचा दिखा दूं कि मतलब पहले पिज़्ज़ा, सोचिए पिज़्ज़ा जो बनता था, मैकडी का पिज़्ज़ा नहीं आता था वहाँ पर, डोमिनोज का पिज़्ज़ा पता नहीं डोमिनोज कब था, मैकडी था भी कि नहीं था, लेकिन वो उस टाइम नहीं आता था वहाँ पर। फॉरेन पिज़्ज़ा ये सारे नहीं आते थे। जो अगर पिज़्ज़ा खाना है तो आप सरकार को बोलिए, सरकार आपके लिए बना के देगी। ठीक है, और एक ही टेस्ट होगा, कोई सरकार का एक ही कंपनी बनाएगी पिज़्ज़ा, तो एक ही टेस्ट, ये सब चीज़ होगा। तो ये वाला पिज़्ज़ा जो चाहा था, ये फॉरेन वाला बेसिकली पिज़्ज़ा हट का साइज से है मेरे हिसाब से, तो वो आया था, ये खाते हुए बहुत वायरल हुआ। तब बेसिकली इसमें आप देखिए लोगों की इच्छा बढ़ने लगी। लोग अब सोच रहे हैं कि भाई वो बाहर के मॉल वॉल में देख रहे हैं कि इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, बाप रे। हमारे यहाँ तो एक लाल कलर का बैग दिया जाता है, वही स्कूल में डेली लेके जाओ, सारे बच्चे लाल कलर का बैग, सारे बच्चे लाल कलर का बैग जा रहे हैं। और वहां पर भाई इतने बढ़िया बढ़िया बैग है, अमेरिकन टूरिस्टर, ये सब वो, मतलब लोग के पास ऑप्शन दिखे, लोग पागल हो गए कि ये क्या हो रहा है मतलब। और मिखाइल गोर्बाचेव सोच रहे थे कि ऑप्शन तो हमने दे दिया इनको, बढ़िया प्रोडक्टिविटी वो करेंगे, वो मतलब थोड़ा बहुत प्राइवेटाइज कर दिया था बेसिकली, ये लिबरल कर रहे थे इकोनॉमी को। अब इस चक्कर में लोग हद से ज्यादा पागल हो गए। लोगों ने कहा कि मतलब हम पागल जैसे सोवियत संघ का क्यों हम साथ दे रहे थे इतने दिनों से, मतलब वो कुछ हमें दे ही नहीं रहे, वो बस अपना जो उनका मन कर रहा है वो दे दे रहे हैं। एक पेन दे दे रहे हैं गलत कलर, ब्लू कलर का, तो उसी से लिखना है, हमारा मन है भैया पिंक से लिखें, पिंक है नहीं हमारे पास क्योंकि पिंक बन ही नहीं रहा। प्राइवेट होता तब तक अलग अलग कंपनी लेके आती, तो वो वाली सिचुएशन आ चुकी थी। समझ जाइए आप बात को, कि लोग अंदर से ही परेशान हो गए थे सोवियत से। ठीक है, लोग ने अंदर से परेशान हो चुके हैं, ऊपर से इनने ओपन कर दिया इकोनॉमी, मिखाइल गोर्बाचेव ने इकोनॉमी ओपन कर दिया। और ये बड़े लीनियंट वाइसले आदमी थे। स्टालिन अगर इनकी जगह होता, वो भी ओपन कर देता, तो प्रोटेस्ट को रोक सकता था। स्टालिन का ब्लडी संडे वो वापस बना लेता, वो वापस मार देता लोगों को, लेकिन ये मारने में हिचकिचा रहे थे। इनने कहा ना ना, प्रोटेस्ट को नहीं रोकते हैं, छोड़ो ना यार, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। इस चक्कर में पूरा का पूरा सोवियत टूटने लगा, सोवियत पूरा का पूरा टूटने लगा। सोचिए मिखाइल गोर्बाचेव ने। फिर इनने एक और बड़ी गलती कर दी। ये इनकी दो एक पॉलिसीज थी जो बहुत फेमस थी। एक आपकी ये पेरेस्ट्रोविया, पेरेस्ट्रोकिया, पढ़ लीजिए इसे, पेरेस्ट्रोकिया बोलते हैं। और एक और है ये आपकी ग्लासनोस्ट, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोकिया। पेरेस्ट्रोकिया बेसिकली पूरा का पूरा इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, इसका मतलब ये है, सोवियत रशियन वर्ड है बेसिकली पेरेस्ट्रोकिया, इसमें पूरा का पूरा इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। और ग्लासनोस्ट क्या है? ग्लासनोस्ट ये है कि हमारी इकोनॉमी को ओपन करेंगे, हम यूएसए से भी ट्रेड करेंगे, हम इससे भी ट्रेड करेंगे, हम उससे भी ट्रेड करेंगे, हम कट ऑफ करके क्यों रहे भाई। ये सारी बातें, ये इन दोनों नीतियों के चक्कर में जो सोवियत टूटा है वो बहुत बुरी, मतलब ऐसा टूटा था कि कोई रोक नहीं सकता था। माइकल गोर्बाचेव अगर फुल्ली फॉर्म में रोकना चाहते तब शायद रोक पाते, पूरा सप्रेस करना पड़ता और तो सच में उन्हें ब्लडी संडे मनाना पड़ता, समझ रहे हैं। तो ऐसा रोकना पड़ता और वो ये करने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक और गलती कर दी। क्या करती गई? बोरिस येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन का नाम आपने सुना होगा। इनको उनने बना दिया रशियन फेडरेशन का लीडर बना दिया। ठीक है, रशियन फेडरेशन, वहां पर बेसिकली 15 फेडरेशन थी। यूएसएसआर के अंदर 15 फेडरेशन थी, उसमें से सबसे बड़ा फेडरेशन रशियन फेडरेशन था। तो उसको इनने, उसका लीडर किसको बना दिया? बोरिस येल्त्सिन को। और ये मिखाइल गोर्बाचेव से एक स्टेप आगे निकले। उनकी तो पिज्जा वाली फोटो वायरल हुई, इनने तो मतलब हद ही कर दी। ये अब कौन है ये आदमी है, मैंने अभी नाम बताया था थोड़ी देर पहले, वही ये आदमी है शायद, चेक कर लीजिए।
और ये मतलब यूएसए का अभी ठीक ही चल रहा था यूएसए, लेकिन मजे में था, और इसने मजे में दे दिया सोवियत को भी। सोवियत, ये जो भाई बोरिस जेल्सन को, उनका अपनी सिचुएशन समझनी चाहिए ना, इकोनॉमिक पॉलिसी समझिए कि इतना लोग परेशान हो रहे हैं, वहां संभाले, यहाँ पर ये मजे गले वले मिल रहे हैं। सबसे बड़ा वायरल तो ये हो गया जब नाच गाना करना स्टार्ट कर दिए, मतलब हद हो गया था, मतलब पूरा चल रहा था, मजे में चल रहा था। और अल्टीमेटली बोरिस येल्सिन ही है आदमी है जिसने पहला रशियन फेडरेशन के पहले प्रेसिडेंट जो थे वो बोरिस येल्सिन थे ही। बोरिस येल्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव, मेरे अनुमान मिखाइल गोर्बाचेव और येल्सिन, इन दोनों ने मिलकर मतलब यूएसएसआर को तोड़ दिया, सच में तोड़ दिया। इन्हीं ने, मतलब बोरिस जेल्सिन को बनाया किसने, बोरिस जेल्सिन को अपॉइंट किसने किया, मिखाइल गोर्बाचेव। और इन्होंने क्या किया, अपॉइंट होते ही बोला कि ना ना, मैं तो यूएसएसआर में रहने नहीं चाहता। यूएसएसआर से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे अब मतलब नहीं है। यूक्रेन, इनने, बेलारूस ने, सबने मिलकर कहा कि ना, हम यूएसएसआर में अब नहीं रहना चाहते। समझ गए? तो ये बेसिकली नींव रख दी थी, टूट गया था यूएसएसआर का आखिरी प्रेसिडेंट कौन हुआ फिर? यूएसएसआर का आखिरी प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव। रशियन फेडरेशन का पहला प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन हो गया। ठीक है, अब इससे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि क्या सबसे पहला कंट्री कौन था जो अलग अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल दिया था? क्या वो रशियन फेडरेशन था? जी नहीं, वो रशियन फेडरेशन नहीं था, वो लिथुआनिया था। लिथुआनिया के बारे में मैंने और भी बता रखा है कि उसका प्लेन हाईजैक हुआ था, उसने चाइना का मोबाइल को फेंकने की, सरकार ने ऑफिशियली कहा कि चाइना का मोबाइल फेंक दो। मतलब आज पिछले साल बहुत न्यूज में था लिथुआनिया, इसके बारे में मैंने एक दो वीडियो में और थोड़ा डिस्कस किया है, आप देख लीजिएगा लिथुआनिया। ठीक है, इसने पहले कहा था कि ना ना, हम यूएसएसआर में नहीं रहना चाहिए, हम इंडिपेंडेंट है। सबसे पहला कंट्री जिसने इंडिपेंडेंट होने की घोषणा की थी वो लिथुआनिया था। उसके बाद फिर रशियन फेडरेशन, यूक्रेन, बेलारस क्या है, अभी भी रशियन का दोस्त है, वो भी न्यूज में आया था। बेलारस ने ही प्लेन हाईजैक की थी, जो मैंने बताया था प्लेन हाईजैक हुई है, वो बेलारस ने ही की थी। ठीक है, और बेलारस का प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुका है, जो लुका शिका, पता नहीं क्या नाम है, ऐसी कुछ नाम है, और वो अभी भी रशियन का पूरा साथ दे रहे हैं यूक्रेन के वॉर में। ठीक है, और यूक्रेन मैंने बता ही दिया क्या है, यूक्रेन स्टार्टिंग से ही रशिया का साथ देता था, लेकिन फिर अब यही है दिक्कत, ये है ना, देखिए समझिए आप, ट्रम्प जब थे, ट्रम्प वो मेन एनिमी किसको मानते थे, वो चाइना को मानते थे। और जो बाइडन आए तो बाइडन ने मेन एनिमी इसको, रशिया को मान लिया। अब एनिमी चेंज करना बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अब क्या करें, ट्रम्प जब थे तब तक यूक्रेन कभी नहीं बोलता था कि मैं नेटो ज्वाइन करूंगा। जैसे ये आए बाइडन ने पूरा का पूरा फोकस डाल दिया नेटो पे। ट्रम्प ने तो बोल दिया था कि नेटो एक ओल्ड कॉन्सेप्ट हो चुका है, उसको हटा दीजिए, फालतू है, एग्जिस्ट क्या कर रहा है अब, नेटो का होना ही कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही बाइडन ने कहा ना ना, नेटो बहुत बढ़िया चीज़ है, हम रशिया को रोकेंगे। और इस एक्साइटेड में यूक्रेन ने भी बोल दिया कि नहीं नहीं, हम भी नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं सर, प्लीज़ हमें भी ज्वाइन करवा दीजिए। तो लीजिए, ज्वाइन कीजिए, अब हो रहा है अच्छा खासा वॉर। मतलब तो वही है, प्रेसिडेंट लीडर अगर सही नहीं रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। देख लीजिए बस लीडर के चेंज होने के चक्कर में क्या हो गया। और ये मतलब आप न्यूज़पेपर के कटिंग्स, आर्टिकल्स, ये सब देख लीजिए, आपको ट्रम्प के टाइम नेटो को कितनी वैल्यू देते थे, और यूएसए जैसे ही बाइडन है उन्होंने कितनी वैल्यू दी, उस चक्कर में यूक्रेन ने क्या कहा, वो सब न्यूज़पेपर की हेडिंग से ही आपको पता चल जाएगा। अब रशिया, जैसे मैंने बताया, जर्मनी रो रहा था, जर्मनी को मतलब रात को नींद नहीं आती थी, वैसे ही रशिया के साथ हुआ था। बोरिस जेल्सिन तो मजे में नाच गाना करके सो जा रहे थे, लीडर सो जा रहे थे, लेकिन हो क्या रहा था रियल में, बहुत बुरा हुआ था रशिया के साथ, बहुत बहुत ज्यादा बुरा हुआ था यूएसएसआर रशिया के साथ। शॉक थेरेपी के नाम पे मतलब उनको ऐसा ट्रीट किया गया। जर्मनी हारा तो जर्मनी ने वॉर किया था, तब जाके उस पर ट्रीटी लगाई ना, ऐसी सर में बुरी बुरी ट्रीटी कि आपने गलती किया, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो होना पड़ेगा। रीजन तो था उनके पास, यूएसए के पास रीजन था। रीजन क्या था कि आपने वॉर स्टार्ट किया, आपने इतने लोगों को मारा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं आपके पास। इसमें तो मतलब कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ना ही रीजन था, रीजन कुछ नहीं था ना। यूएसएसआर ने कुछ गलत तो किया नहीं, यूएसएसआर अपना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बस चला रहा था। तब भी इतने बुरे बुरे इस पे काम किए गए, मतलब शॉक थेरेपी के नाम पे इनकी पूरी इकोनॉमी डुबा दी गई, पूरी की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। एक टर्म आया था, वर्ल्ड के इतिहास का सबसे बड़ा गैराज सेल, आप समझ रहे हो, गैराज वर्ड, गैराज जो होता है, हम देखते हैं कबाड़ी का जो मार्केट होता है गैराज टाइप का, उसके लिए जो यूज किया जाता है। मतलब यहाँ की इंडस्ट्री जो थी, यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनी थी, वो रद्दियों के भाव बिक रही थी, रद्दियों के भाव बिक रही थी, ये समझ जाइए। ये किसके अंदर किया जाता है, शॉक थेरेपी के अंदर। पूरी इकोनॉमी एकदम तहस बहस हो चुकी थी, पूरा प्रोडक्टिविटी सब चीज ऐसी की तैसी हो गई थी इस शॉक थेरेपी के नाम। और शॉक थेरेपी कौन चला रहा था, वेस्टर्न ऑफ कोर्स यूएसए चला रहा था। यूएसए किसके थ्रू चला रहा था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के नाम पे चल रही थी। जैसे इंडिया ने भी 1990 में अपने मर्जी से नहीं किया, आपको लगता होगा कि मनमोहन जी ने अपनी मर्जी से हम लिबरलाइज कर देते हैं, प्राइवेटाइज कर देते हैं, ग्लोबलाइजेशन कर देते हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं किया था, हमें भी मजबूर किया गया था आईएमएफ ने। हम लोन मांगने गए थे तो उन्होंने कहा कि आप पहले ये कीजिए तभी हम देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही शॉक थेरेपी में इसको तो और बुरा रुलाया था, मतलब हद से ज्यादा रुला दिया था। सारी कंपनी को एकदम रद्दियों के भाव बिक रहे थे, रद्दियों के भाव समझ जाइए, 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, ऐसे ऐसे बिक रहे थे। और
लोग पैसा कमाने के लिए उनको टिकट दिया जाता है, रशियन लोगों को एक टोकन दिया जाता है। जैसे हम एक मूवी देखने जाते हैं तो टोकन मिलता है हमें कि जाइए तब आप मूवी देख पाएंगे, तो वो टोकन दिया जाता है कि रशियन लोग ही खरीद सकते हैं। तो वो टोकन रशियन लोग टोकन को बेच के पैसा कमा रहे थे, ब्लैक मार्केट में टोकन को बेच के पैसा कमा रहे थे। सोचिए, मतलब खरीद नहीं रहे थे वो, क्योंकि वो इतना सस्ता था कि खरीदने को कोई फायदा ही नहीं है। तो वो टोकन को बाहरी विदेशी लोगों को टोकन बेच रहे थे और खरीद रहे थे, उससे पैसा लेके अपना जिंदगी जला रहे थे। इतना बुरा हाल आ चुका था, मतलब लिटरली लोग रो रहे थे। शॉक थेरेपी के ऊपर पूरी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, आप पढ़िएगा शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी बेसिकली यूएसए क्या कह रहा था, हम शॉक थेरेपी से बेसिकली रशिया को ठीक कर रहे हैं, रशिया की इकोनॉमी को पंप कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। और ये बात मतलब जब तक रशिया का अगर उस टाइम का कोई आदमी है तो वो अभी तक कभी नहीं भूलेगा वो। और उसके चक्कर में कोई वॉर हो सकती है, ऐसा प्रोबेबल है, तो मैं इसको बिल्कुल भी साइडलाइन नहीं करूंगा, बिल्कुल चांसेस बिल्कुल हैं। जैसे कि 1919 में जो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, उसकी ट्रीटी के 20 साल के आसपास 1919, 29, 39 के आसपास वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं तो कोई बड़ा वॉर तो जरूर स्टार्ट होगा। वर्ल्ड वॉर 2 की जैसा वॉर नहीं, उस स्केल में वॉर नहीं होगा, लेकिन वॉर तो होना ही था। इस चक्कर में ये तो मतलब 2014 में संकेत मिल गए थे क्रीमिया को कब्जा करके, जो पुतिन ने किया था। मतलब सच में उस टाइम अगर रशिया ब्लीड कर रहा था, समझ जाइए, अब ब्लीड मतलब बड़ा वर्ड है ये। इतना बुरा इकोनॉमी उसकी बर्बाद हो रही थी, लोग मर रहे थे, और वहां पर यूएसए मजे में था। जीडीपी देखिए, आप जीडीपी से आप इमेजिन कर लीजिए 1989 से 1999 के आसपास कितनी बुरी तरह से इकोनॉमी गिरी है। 1990 से, जब से सोवियत टूटा, इकोनॉमी एकदम गिरी जा रही थी। और कौन थे? बोरिस येल्सिन थे। बोरिस येल्सिन संभाल ही नहीं पा रहे थे, एकदम बर्बाद हो चुके थे। उसके बाद पुतिन आए, पुतिन ने स्टार्ट किया, जब संभालना स्टार्ट किया धीरे धीरे बहुत बढ़िया ले गए, स्टेबल बनाए इकोनॉमी को, बढ़िया भी। मतलब पुतिन के बाद ये दिमित्री आपने देख रहे होंगे, लेकिन दिमित्री को चल नहीं रहे थे, मेन पुतिन ही थे। पुतिन पहले प्रेसिडेंट होते हैं, पहले ये माना जाता था कि प्रेसिडेंट लगातार 2 टर्म के बाद प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, मतलब 2 टर्म लगातार प्रेसिडेंट बन सकता है रशिया में, उसके बाद उसको वो नहीं रह सकता, उसके बाद 1 टर्म उसको गैप करना पड़ेगा, फिर बन सकता है। तो 2 टर्म लगातार पुतिन रहते थे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे, उसके बाद फिर पुतिन बन जाते थे। समझ रहे हैं? मतलब 2 साल लगातार वो प्रेसिडेंट रहे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए 1 साल के लिए, मतलब 1 टेन्योर के लिए। 2 साल मतलब 2 टेन्योर बोल रहा हूँ, 2 टेन्योर के लिए पुतिन प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद नेक्स्ट टेन्योर आया, वो प्राइम मिनिस्टरशिप में चले गए और अपने किसी आदमी को, दिमित्री को, बना दिया प्रेसिडेंट। और जैसे ही उसका टेन्योर खत्म हुआ एक वापस, तो फिर वापस शिफ्ट हो गए 2 साल के लिए। तो ये पैटर्न था जो पुतिन फॉलो करते थे, मतलब अपने ही ऊपर पूरा कंट्रोल लेके रखे हैं। कब से? मतलब 1990 के आसपास से लेके 1999 से लेके अभी तक पुतिन ही है, और शायद से 1930 एक और लॉ पास कर दिया है कि वही रहेंगे 1936 तक। तो मतलब सही है, जब तक हम कोई जॉब वॉब, मेरे हर वीडियो वाले सब जॉब वॉब करने लगेंगे या फिर बहुत कुछ हो जाएगा, तब तक आप देखोगे तो पुतिन ही पुतिन रहेगा। इफ उनका एसेसिनेशन ये सब चीज़ नहीं हुआ, तब तक तो पुतिन ही रहने का पूरा संभावना है। ठीक है। 1990 अब मिखाइल गोर्बाचेव ने जो कांड किया था, उसके चक्कर में उनको भी वेस्ट ने अब कहीं कुछ तो देना पड़ेगा, तो उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। इसलिए मैं कहता हूँ नोबेल पीस प्राइज बस शो ऑफ वाली चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट चाहती है उसी को मिलता है नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज उनको दिया 1990 में, जो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, मतलब क्या कर दिया, सोवियत को तोड़ दिया, बहुत बड़ा चीज़ है। तो 1990 में उनको दिया गया नोबेल पीस प्राइज। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने सोचा था कि चेक कर दूं मिखाइल गोर्बाचेव भी, मतलब इनका देहांत कब हुआ, तो ये अभी तक मरे नहीं है, मतलब अभी तक जिंदा है। अब क्या कहा जाए, और कब के पैदा है? 1931 के पैदाइश है, तो अभी तक ये इनकी डेथ नहीं हुई है। और ये पिछले साल इनका 90th एनिवर्सरी मनाया गया, वेस्ट वालों ने इनका बहुत सारे शुभकामनाएं दी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये गोर्बाचेव जी, अभी इनको होश आ रहा है, अभी बोल रहे हैं कि यूएस बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, एरोगेंट हो गया है, उसको पता नहीं है कि मतलब गलती कर रहा है वो। भाई गलती आपसे ही करवाई ना उसने, एरोगेंट वो क्यों हुआ? आप अगर सोवियत एक नया फ्रंट था उसके पास यूएसए के सामने, तो वो एरोगेंट नहीं था ना इतना, आपने एरोगेंट बनाया। तो मतलब क्या कहा जाए, बड़े लोग हैं। और बोरिस येल्सिन का आप सोच रहे होंगे, तो बोरिस येल्सिन भी 2007 में उनका देहांत हो गया। बोरिस येल्सिन का, जिसने रशिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो बहुत मीम्स आया कि पुतिन ने कर दिया काम तो लेकिन मतलब अब क्या है, वो सच है कि नहीं है, वो तो भाई मैं नहीं जानता, बस मीम्स बता रहा था। लेकिन ठीक है, बोरिस येल्सिन तो चल बसे, अब ये कब जाएंगे दिखते हैं। और सबका जैसे सपना होता है, आप आपस में बात करते होंगे सारे मिलके लोग, तो सोचते होंगे कि हम, कभी कभी डिस्कशन में आ जाता होगा अखंड भारत, तो वैसे ही सबका सपना है। अखंड टर्की का भी सपना है कि मैं टर्की एम्पायर बनाऊंगा, ऑटोमन एम्पायर बनाऊंगा। वैसे ही रशिया का भी सपना है कि वापस हम सोवियत को जोड़ेंगे। वो सबका सपना होता है, इंडिया के लोगों का भी सपना है अखंड भारत का। तो वैसे ही ये सपना है सोवियत को जोड़ने वाला। ठीक है, वो बहुत बार आर्टिकल्स में छप जाता है कि क्या पुतिन वापस यूएसएसआर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मेरा वीडियो ध्यान से सुन रहे होंगे तो यह देख लीजिए, आप इसका आंसर दीजिए, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। यूएसएसआर के अंदर कितने रिपब्लिक्स थे? ठीक है, पहला क्वेश्चन। ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, मैंने बताया था, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 में कौन? स्टालिन लड़ रहा था इस साइड से, स्टालिन को रोका जा रहा था, नाजी जोड़ रही थी। तो नाजी ने भी स्टालिन को भी अच्छा खासा जवाब दिया था।
उनकी एक सिटी है, जो एक साइट है, उसको 1-2 साल तक उसको सीज पे रखा हुआ था, मतलब अंडर अटैक थे। वो कौन सी साइट थी, उसका नाम बताइए। इसके लिए मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि सेंट पीटर्सबर्ग का जो पुराना नाम था, वो उसी जगह की बात हो रही है। सेंट पीटर्सबर्ग का पुराना नाम क्या था, वो आप चेक कर लीजिए और देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पहला चेयरमैन कौन है यूएसएसआर का, या वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा। सोवियत यूनियन रेड आर्मी किसने स्टैब्लिश की थी? इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है लियोन ट्रोट्स्काय, लियोन ट्रोट्स्काय। ठीक है, इनने स्टैब्लिश की थी। ये बेसिकली लेनिन के अंडर ही थे और मिलिट्री विंग के इंचार्ज थे। ठीक है, लेनिन के अंदर बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर मान सकते हो, एक अगर जोड़ना है तो आप कह सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो इनने स्टार्ट की थी रेड आर्मी। अब एनसीईआरटी अगर अपने ढंग से पढ़ी है, आता है आपको, तो ये 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी है, वो आप पढ़िए। इसका आंसर अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है और जल्दी दे देंगे तो मतलब समझिए आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक ये नैम के ऊपर है और दूसरा क्वेश्चन है आपका कोल्ड वॉर के ऊपर। इन दोनों का आंसर दीजिए और फिर चलिए, थैंक यू।